जेपी ग्रुप एक नाम जो एक जमाने में नोएडा के रियल एस्टेट का किंग माना जाता था। लोगों के सपने इस नाम से जुड़े होते थे। गोल्फ कोर्स वाली लाइफ, F1 ट्रैक के साथ एक फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आज ये नाम एक वार्निंग बन चुका है कि अगर बिल्डर गलत दिशा में चले जाए तो सपने सिर्फ EMI और कोर्ट के चक्कर बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रामकृष्ण अग्रवाल और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जेपी ने नोएडा में एंट्री कैसे करी, किस स्केल पे काम किया और क्या डिलीवर किया, गिरावट का रीजन क्या था और आज कंपनी किस हालत में है। मिस्टर जयप्रकाश गौर ने 1950s में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम शुरू किया। डैम्स बनाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैंडल किए। 1979 में उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड रजिस्टर किया। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग थी, तेहरी डैम जैसे बड़े काम किए थे। 2003 में एक डील ने सब कुछ बदल दिया। यूपी गवर्नमेंट ने जेपी को नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर ताज एक्सप्रेसवे, जिसे आज हम यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं, उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके बदले में 2500 हेक्टेयर्स लैंड दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से 3 लैंड पार्सल नोएडा के प्राइम एरिया में ही थे। ये डील एक गेम चेंजर थी। जेपी ने तुरंत 3 मेगा टाउनशिप्स का मास्टर प्लान बनाया। पहला जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा, जो गोल्फ कोर्स के अराउंड प्लानिंग थी। दूसरा जेपी वेस्ट टाउन नोएडा, एक कंप्लीट स्मार्ट सिटी। तीसरा जेपी स्पोर्ट सिटी, जिसमें इंडिया का पहला F1 ट्रैक बना। ये सब सिर्फ लैंड सेलिंग नहीं थी, ये एक विजन था। लग्जरी होम्स, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ एक टाउनशिप के अंदर में। 2007 से 2012 के बीच जेपी का गोल्डन फेज था। नोएडा और NCR का मार्केट बूम पे था। डिमांड इतनी थी कि लोग लॉन्च के दिन टेंट में लाइन लगाकर बुकिंग करते थे। वेस्ट टाउन में ही लगभग 32,000 फ्लैट्स प्लान हुए थे, जिसमें 24 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जैसे कॉस्मोस, क्लासिक, क्रेसेंट होम्स, गार्डन आइल्स, पवेलियन कोर्ट एटसेट्रा। जेपी इंफ्राटेक का IPO भी आया। लोगों ने भर भर के इन्वेस्ट किया। यमुना एक्सप्रेसवे 2012 में ओपन हुआ और खुद इंटरनेशनल सर्किट, जो F1 सर्किट है, उसने वर्ल्ड अटेंशन भी लिया। उस समय कुछ बायर्स का ये भी कहना था कि ऐसा लगता है कि जेपी एक विजन लेके आया है और हम उस विजन का हिस्सा हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब 88% ऑफ इन्वेंट्री जेपी ग्रीन्स के जितने भी टाउनशिप्स थे उसमें सेल हो चुके थे। कंपनी ने 24,000 प्लस करोड़ का सेल बुक वैल्यू कर लिया था। सीमेंट, पावर, एक्सप्रेसवे, होटल्स, सारे बिजनेस वर्टिकल्स प्रॉफिट में थे। 2012 के बाद पिक्चर बदलने लगी। रियल एस्टेट में स्लो डाउन आया। NCR मार्केट क्रैश हुआ। ओवर सप्लाई होने लगी फ्लैट्स की और डिमांड कम होने लगी क्योंकि जॉब मार्केट थोड़ी स्टैग्नेट हुई। बायर्स थोड़े कॉशियस हो गए। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी डिले होने लगे। पॉलिटिकल चेंज भी हुआ। मायावती सरकार गई और अखिलेश सरकार आई, जिससे अप्रूवल्स और लैंड पॉलिसीज में बदलाव आए। इनफैक्ट जेपी को यमुना अथॉरिटी से 3000 स्टूडियो अपार्टमेंट्स का रिफंड ऑर्डर भी आया। इसके अलावा ओवर एक्सपेंशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स जैसे इश्यूज दिखने लगे। बायर्स के पैसे सीमेंट, पावर और दूसरे वेंचर्स में डाइवर्ट होने लगे। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लिक्विडिटी क्रंच आ गई, जिससे EMI प्लस रेंट का डबल बर्डन बायर्स पे आने लगा। जेपी ने 90% फ्लैट कॉस्ट तक पहले ही बायर से ले लिया था, लेकिन डिलीवरी के नाम पे कंक्रीट के अधूरे ढांचे रह गए। अगस्त 2017 में जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी में गया। IDBI बैंक ने केस फाइल किया था। बायर्स का पैसा अटक गया, घर नहीं मिले, EMI जारी थी, सभी परेशान हो गए। बायर्स सुप्रीम कोर्ट तक गए और एक लैंडमार्क जजमेंट आई। जेपी के प्रमोटर्स का पासपोर्ट कोर्ट ने सीज किया। ₹750 करोड़ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को डिपॉजिट करने को बोला गया, बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का स्टेटस मिला इन दी IBC अमेंडमेंट ऑफ 2018, जिससे बायर्स को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में हिस्सेदारी मिली एंड वोटिंग राइट्स भी मिली ऑन एनी रेजोल्यूशन प्लान। NBCC और सुरक्षा ग्रुप दोनों ने बिड किया जेपी इंफ्राटेक के टेकओवर के लिए। 2023 में सुरक्षा ग्रुप का प्लान अप्रूव हुआ एंड अब वही वेस्ट टाउन कंप्लीट करेगा। जेपी के ओरिजिनल प्रमोटर्स के लिए इस आउटकम से उनका रियल एस्टेट का जर्नी का दी एंड हो गया। सिर्फ जेपी इंफ्राटेक ही नहीं गया, बल्कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड JAL भी ट्रबल्स में गया। JAL, जिसके पास डेट चुकाते चुकाते कुछ होटल्स, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस एंड सम सीमेंट प्लांट्स रह गए थे, अपने 30,000 करोड़ का डेट नहीं चुका पा रहे थे बाई 2022। हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर जो जेपी स्पोर्ट सिटी है, उसके लिए भी यूपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी अप्रूव किया है, जिससे जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे कंप्लीट किया जाए।
जेपी इंफ्राटेक सुरक्षा ग्रुप के अंडर है आज, लेकिन पेरेंट कंपनी JAL का भी बैंक्रप्सी केस चल रहा है। जेपी की कोर कॉम्पिटेंसीज वाले बिजनेस भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। सीमेंट बिजनेस अल्ट्राटेक और दालमिया को बेच दिया गया। पावर प्लांट्स JSW एनर्जी को चला गया। नोएडा में जेपी हॉस्पिटल अब मैक्स हॉस्पिटल बन गया है। जेपी होटल्स बचा है पर 30,000 करोड़ का डेट से लदा हुआ है। कोई इन्वेस्टर ही अगर इस इंसॉल्वेंट कंपनी को एक्वायर करेगा तभी शायद चल पाएगा। ग्रुप की ओवरऑल वर्थ तो काफी रिड्यूस हो चुकी है। रियल एस्टेट से ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुका है। कोई भी नए बायर जेपी के नाम से बाई नहीं करता है फ्लैट। ट्रस्ट ब्रेक हो गया है। जेपी का डाउनफॉल एक मास्टर क्लास केस स्टडी है। ओवर लेवरेज एंड ग्रीड रियल एस्टेट में कैसे कोलैप्स ला सकता है। होम बायर का पैसा बिल्डर के लिए अमानत होता है, पर्सनल एम्पायर के लिए नहीं। EMI प्लस रेंट प्लस अनसर्टेनिटी से पब्लिक आउटरीच क्रिएट होता है। रेरा और IPC ने बायर्स को स्ट्रेंथ जरूर दी है, लेकिन ये सब लीगल प्रोटेक्शंस तभी काम करते हैं जब सिस्टम टाइम पे एक्ट करे। एक बायर ने तो ये भी बोल रखा है कि ये वेस्ट टाउन नहीं, अब ये वेस्ट टाउन लगता है। ये कहानी सिर्फ जेपी की नहीं, ये हर एक बायर के लिए एक रिमाइंडर है कि प्रोजेक्ट के ब्रोशर से ज्यादा बिल्डर का फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी जेपी ग्रुप की राइज एंड फॉल की स्टोरी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर्स की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।